कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का समय बढ़ा। कोविशील्ड की दूसरी डोज अब 3 महीने बाद। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। भारत ने अंतर बढ़ाया, ब्रिटेन ने घटाया। ब्रिटेन में दूसरी डोज अब 12 की बजाय 8 हफ्ते में। वैक्सीन पर बदले नियमों से कितना फायदा? अमेरिका को मास्क से मिली आजादी। बाइडेन ने मास्क उतारकर किया ऐलान। भारत में मास्क से आजादी कब तक? कोरोना का वार, लड़ाई कितनी धारदार? देखिए, इस बात का अब प्रमाण है कि वैक्सीन से अगर वाकई हमें युद्ध स्तर पर वैक्सीन हम देश के नागरिकों को बांटे तो कोरोना से हम लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि वैक्सीन की भारी कमी है। इसको लेकर हमने एक खास एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर किंशुक मारवा जुड़ेंगे, जो कि खास तौर पर आई सर्जन हैं। आंखों को लेकर काफी दिक्कतें हो रही हैं, आपसे हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा डॉक्टर टी.एस. क्लेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि फोर्टिस हार्ट एंड वस्कुलर इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, पद्मश्री अवार्डी भी हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ आशीष जैन भी जुड़ेंगे, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, डेप्टी ऑफ रेस्पिरेटरी मशीन, यानी कि सांस की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं, सांस की नली में कई लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हुई, क्यों हुई, इसको लेकर भी हम बात करेंगे आपसे। डॉक्टर नीरज निश्चल हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन ऑफ एम्स। इसके अलावा हमारे साथ नमिता कौल जुड़ेंगी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है न्यूरोलॉजी की मैक्स वैशाली से। लेकिन शुरुआत डॉक्टर नीरज निश्चल मैं आप ही से करना चाहती हूँ। एक वैज्ञानिक आधार है जिसकी वजह से ही कोविशील्ड की दूसरी डोज की मियाद बढ़ाई गई, और खुद ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वास्थ्य सलाहकार भी मानते हैं कि एक तार्किक है। लेकिन अगर यही एक वजह थी तो अगर हम ये वक्त से पहले कर देते, 4 महीने पहले या 5 महीने पहले कर देते, तो हो सकता है कि हम बहुत बड़ी आबादी को फर्स्ट डोज दे पाते। देखिए, ऐसा है कि इस वैक्सीनेशन के जो भी एविडेंसेस हैं वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे डेटा कलेक्ट हुआ, जो इनिशियल जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ था, जब ये ट्रायल जो कोविशील्ड का यूके में चल रहा था, तो इनिशियली 1 डोज के लिए ट्रायल स्टार्ट हुआ था। लेकिन देखा गया कि भाई 1 डोज से काम नहीं चल रहा है, फिर सेकेंड डोज ऐड किया गया था और अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग ड्यूरेशन पे ये सेकेंड डोज लगा। तो उस डेटा का जब फर्दर एनालिसिस किया गया तो ये रियलाइज किया गया कि जो जितना डिले रहा है उतना बेहतर रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो टी सेल और बी सेल का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इनिशियली टी सेल बी सेल दोनों आते हैं, फिर सेकेंड फेज में यूजुअली जो मेमोरी बी सेल्स है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, विद समय के साथ जो डेटा मिला उसके बेसिस पे ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं, और ये फाइनल डिसीजन नहीं होगा। हो सकता है कि हमारे सामने जो हमारे देश में पेशेंट्स को जो वैक्सीन लगे हैं उनका डेटा सामने आने के बाद ये डिसीजंस और भी चेंज हो। तो एक ये ऑनगोइंग चीज है और इस पे हम पूरी तरह से एक बार ही शायद कंसेंसस न बना पाए, और समय के साथ ये चीजें चेंज होते रहेंगी। ठीक है। आशीष जी, आशीष जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, पहले हमने 60+ वालों को वैक्सीनेशन लगानी शुरू की। आशीष जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं अभी, हमारे साथ टी.एस. क्लेर जी जुड़े हुए हैं। क्लेर साहब, पहले हमने 60+ लोगों को वैक्सीन लगानी शुरू की, फिर हमने 45+ लोगों को शुरू की, फिर हमने 18+ भी खोल दिए, और अब हम बच्चों पर भी ट्रायल कर रहे हैं। हमने इतने बड़े स्तर पर अब लगभग हर तरह से ही मार्केट को खोल भी दिया है, वैक्सीन हमारे पास है नहीं, अफरा तफरी नहीं मचेगी क्या, या फिर ये जरूरी था? देखिए, वो तो बिल्कुल ठीक कहते हैं आप कि ये तो हफड़ा दफड़ी तो मच ही गई है ऑलरेडी। पहले ये था सीन के लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत डर था, तो लोगों को कहते थे वैक्सीन के लिए आगे नहीं आते थे। और अब सीन ये है कि बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ पीपल लाइक यू,
उन्होंने सब लोगों को बताया है कि पेंडेमिक को अगर रोकना है तो हमको वैक्सीनेशन करनी है। अब तो ये सिचुएशन है कि पॉलिसी ये है वैक्सीनेट वैक्सीनेट वैक्सीनेट, तो अब डेफिशिएंसी है और इसलिए इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है। अब तो इतने फ़ोन आते हैं मेरे को, सर हमारे वैक्सीन लगवा दीजिए, तो हम नहीं लगवा पाए। लेकिन जो पॉलिसी पहले बनाई थी कि पहले तो भाई जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है 60+ को दे दो, हेल्थ केयर वर्कर्स को दे दो, एक्चुअली तो ये सही किया था उन्होंने। हालांकि अगर थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली बात मानी जाए तो सारी की सारी पॉपुलेशन को एक ही बार वैक्सीन लगना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीनेशन नहीं लगी जिस पॉपुलेशन को, वो इन्फेक्टिविटी भी बढ़ाएंगे, तो वो रिस्क तो बना रहता है सोसाइटी में। ये जो हमारी पॉलिसी थी कि 60+ को लगवा दो, तो वो उन लोगों को पर्सनल प्रोटेक्शन तो हो गई, लेकिन वो पेंडेमिक रोकने में हेल्प नहीं कर पाएगी, बिकॉज बहुत लोग नहीं वैक्सीनेट हो गए। डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। केसेस आए हैं, लेकिन संतोष की बात यह है कि इससे ज़्यादा 3,53,299 केसेस रिकवर होकर पिछले 24 घंटे में अपने अपने घर लौट गए हैं। हमने देखा कि जो पिछला सप्ताह था 3 मई से 8 मई के बीच का, इसमें लगातार 4 दिन देश में 4 सक्सेसिव डेज पर 4 लाख से ज़्यादा केसेस आए। और अभी जो प्रेजेंट सप्ताह है, इसमें सौभाग्य से 4 दिन हमारे जो केसेस हैं उनका नंबर तो कम हुआ ही है उसके मुकाबले, लेकिन हमारे केसेस जो रिकवर हुए उनकी संख्या, जो नए केसेस आए वो उनसे ज़्यादा थी। जो 30 अप्रैल और 6 मई के बीच का जो सप्ताह था, इसमें देश की पॉजिटिविटी रेट 21.3% थी, लेकिन जैसे कि थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस सप्ताह में ये घटकर 19.3% हो गई है। और इसी तरीके से जो हमारा रिकवरी रेट है वो 30 अप्रैल से 6 मई के बीच में 81% था देश का, और वो इस सप्ताह में लास्ट वीक में अभी इम्प्रूव होके 83% हो गया है। ये थोड़े थोड़े अर्ली साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरफ हमें इशारा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी प्रकार से कॉम्प्लेसेंट हो जाएं। हमें अपने प्रयास पूरी ताकत के साथ उसी प्रकार से कोविड के खिलाफ जंग में लगाकर रखने हैं। इसी संदर्भ में मुझे ये कहना है कि जो हमारे देश में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये भी एडवाइस दिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां की 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी है और 60% से ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड और आईसीयू बेड्स की ऑक्यूपेंसी है, उन सब में जो कंटेनमेंट के जो मेजर्स हैं, जिनके बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस समय समय पर दी जाती रही हैं, उनको हमें बहुत सख्ती से फॉलो करना है। जहां वो इनिशिएट नहीं हुई हैं उनको इनिशिएट करना है, और लोगों का जो मिलना जुलना, लोगों का जो जमावड़ा है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर्टेल कर सकते हैं वो हमको कर्टेल करना है। तो देश के स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि पिछले 4 दिन बेहतर रहे हैं, रिकवरी रेट बेहतर रहा है, खासतौर पर 3 लाख से ज्यादा लोग घर जाकर रिकवर होने की तादाद में है। 19.3% हो गया है रिकवरी रेट, जो कि अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी, यानी कि
आप कह सकते हैं कि सुधार के शुरुआती संकेत है, लेकिन अभी वक्त ये नहीं है कि हम ढिलाई बरतें, इन संकेतों को हमें आगे ले जाना होगा। डॉक्टर क्लेयर हमारे साथ लगातार बने हुए थे, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोकना पड़ा था। डॉक्टर क्लेयर, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य की तरफ से संकेत भले ही अभी मिल रहे हों सुधार के, लेकिन अभी लंबी लड़ाई हमें लड़नी है। लेकिन क्लेयर साहब, बुनियादी सवाल तो ये है ना कि वैक्सीन हमारे पास है नहीं, लंबी लड़ाई हम लड़ें कैसे? अगर दिसंबर तक आवाक पूरी होती भी है तो हम दिसंबर तक का वक्त कैसे काटें? देखो, उसमें 2-3 चीज़ें करनी चाहिए हमें। एक तो जो गवर्नमेंट ने जो पहली और दूसरी डोज में जब डिफरेंस बढ़ा दिया है, ये भी ठीक किया है, क्योंकि अगर पहली डोज भी लग जाती है तो 65% प्रोटेक्शन हो जाती है। जिनको दूसरी डोज लग गई उनकी प्रोटेक्शन 95% हो जाती है। दूसरी बात ये है कि हमें बहुत बार फुटिंग पे वैक्सीन की जो बढ़ाने की गति है उसको बढ़ाना चाहिए, और गवर्नमेंट को जो और फार्मा कंपनीज हैं उनको भी लाइसेंस देना चाहिए इमीडिएटली, ताकि जितनी वैक्सीन हम जल्दी बनाएं। दूसरा, बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से जो भी हमें मिलता है, जैसे स्पुतनिक लिया है और जहाँ फाइजर का मिलता है या जिसका भी मिलता है, हमें इमीडिएटली राइट अवे उसको खरीदना चाहिए और वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आपने और सही कोई कहा। दूसरी ये है कि ये क्लियर है मेरे ख्याल में तो कि जो वैक्सीन, जो हमारी इन्फेक्टिविटी जो रेट है, जब तक 10% से नीचे नहीं, हालांकि 5% कहते हैं, पर मैं कहता हूं चलो 10% से नीचे जा जाता है, तब तक हमें ये जो लॉकडाउन मेजर्स हैं ये हमें रखने चाहिए। और सारी की सारी ये प्रिकॉशंस हैं, जैसे डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, मास्क है, इस पे कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ यही 1-2 तरीके हैं। बिल्कुल आपने कहा भी, और स्वास्थ्य मंत्री ने आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि रिकवरी साइंस हैं, ये केवल सुधार के संकेत है, लेकिन अभी हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। किंशुक मारवा हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप तो आई स्पेशलिस्ट हैं, आंखों में खास दिक्कत पोस्ट कोविड इस बार देखने को मिल रही है, कंजक्टिवाइटिस या आंखों में लाल चकत्ते पड़ जाना। आपने कुछ केस स्टडीज देखी होंगी, पढ़ी होंगी, किस तरह के मरीज होते हैं जिनमें पोस्ट कोविड इस तरह की दिक्कतें होती हैं? मैम, पोस्ट कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड भी काफी दिक्कतें आती पेशेंट को। जैसे आपने बताया कंजक्टिवाइटिस करके भी होता है। तो इनिशियली जब स्टेज होता है, जब वायरस बॉडी के अंदर घर करता है, तब ऐसी दिक्कत आती है। जब इम्यून रिएक्शन होता है बॉडी का टुवर्ड्स द वायरस, जब हम ये साइटोकाइन स्टॉर्म जिसकी बात करते हैं कि एकदम से बॉडी में इंफ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ गए, तब ये CREO, मतलब जो आंख की रोशनी जाने का डर, उन इंस्टेंसेस पर देखा गया है। अब ये देखा जा रहा है, ये एज ए सीक्वले भी देखा जा रहा है कि जो पेशेंट ठीक हो गए हैं उनमें भी एक म्यूकरमाइकोसिस, एक ब्लैक फंगस नाम की जो एक बीमारी है, जो काफी मीडिया पे भी दिखाई जा रही है, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं, वो भी सामने देखने में आई है, जो एक कम्युनिटी में हमारे मारवा जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। जो आपने बताई ब्लैक फंगस की भी बात और कंजक्टिवाइटिस की बात, कहा यह जा रहा है कि इस बार के वायरस में जो स्टेरॉइड्स है उसकी संख्या बहुत बढ़ा दी है डॉक्टर्स ने। क्या ये एक वजह है, या वो पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं उनको ज्यादा होता है? मतलब आप कैसे डिफर करते हैं, क्यों खास लोगों को, कुछ लोगों को ही हो रहा है ये? मैम, ये बताना चाहूंगा कि स्टेरॉइड्स डॉक्टर्स ने, जो डॉक्टर्स की निगरानी में पेशेंट्स हैं, वो स्टेरॉइड्स तब उन्होंने बढ़ाए हैं जब उनका साइटोकाइन स्टॉर्म आया है, जब वो उस मार्कर्स को देख के बढ़ाया है। अब जो लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, जो इनिशियल डे से ज्यादा स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उन लोगों में ये दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो ये कोरोना वायरस है, ये हमारे पैंक्रियाज को भी इफेक्ट करता है। तो जब पैंक्रियाज को इफेक्ट करता है, तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बॉडी में क्रिएट होता है, तो ये भी इस बार बहुत देखा जा रहा है कि जो हमारे जो पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक नहीं हैं, उनमें भी ये बीमारी देखी गई है, क्योंकि ये कोरोना इटसेल्फ एक पैंक्रियाज को सप्रेस कर देता है। तो ये भी देखने में आया है। तो ये एक रीजन ये भी है। और इंडिया डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का, तो जो लोग डायबिटिक नहीं है, उनको स्टेरॉइड देने से उनका डायबिटीज लेवल बढ़ रहा है, और वो मॉनिटरिंग नहीं हो रही, जो घर पे मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, तो इस वजह से उनके शुगर लेवल्स मॉनिटर नहीं हो पा रहे। डॉक्टर मारवा की बात सुनकर आसान भाषा में अगर दर्शक समझे तो ये कि खुद के डॉक्टर मत बनिए, जब डॉक्टर कहे तभी वो दवा लीजिए जो आपके लिए लेनी जरूरी है। डॉक्टर नीरज निश्चल, एक और खास तौर पर वैक्सीन को लेकर सवाल है। कहा जा रहा है कि लगातार अगर वायरस ऐसे ही
फैलता रहा तो वो म्यूटेट होता रहेगा। जब वायरस लगातार मजबूत होता रहेगा, म्यूटेट होता रहेगा, जो मौजूदा वैक्सीन हैं या आने वाली वैक्सीन हैं, क्या वो प्रभावी रहेंगी? जो ये जब भी वायरस रेप्लिकेट करेगा, अगर हम अपने शरीर में उसे अलाउ करेंगे रेप्लिकेट करने के लिए, तो ये म्यूटेट करेगा। म्यूटेशन में जो भी वायरस को एक सर्वाइवल एडवांटेज होगा, चाहे वो ज्यादा इन्फेक्शियस होने के चलते, इम्यून सिस्टम को इवेड करने के चलते, वो सिलेक्ट होते जाएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि जैसे हम फ्लू वैक्सीन जो हर साल अलग अलग स्ट्रेन को यूज करते हुए हम बनाते, हो सकता है फ्यूचर में कोविड-19 के अगेंस्ट भी जो वैक्सीन आएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाने की जरूरत पड़े। बट अभी जो भी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ देम जो भी वेरिएंट्स अभी जो प्रेवलेंट है, उनके अगेंस्ट इक्वली इफेक्टिव है। अभी तक यही देखा गया है कि वो इन वेरिएंट्स के अगेंस्ट काम करेंगे। तो अभी उसके बारे में फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में अगर ऐसे ही रहा, केसेस के नंबर्स अगर वायरस रेप्लिकेट करते रहा, केसेस के नंबर ज्यादा हैं, तो ऐसे म्यूटेशंस आएंगे जो इन वैक्सीन को हो सकता है इवेड करे और हमें नए वैक्सीन की जरूरत पड़े। जी, ये आपने महत्वपूर्ण बात नीरज जी कही। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर निश्चल, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमें 2 की जगह 3 डोज भी लेनी पड़े? क्योंकि कई देशों ने, हमने देखा, एडवांस पेमेंट की या एडवांस ऑर्डर्स दिए वैक्सीन को लेकर, क्योंकि ऐसी स्टडीज आई कि हो सकता है कि हर 6 महीने में या हर 12 महीने में डोजेस लेनी पड़े। तो वही मैंने कहा कि सीजनल, जैसे फ्लू के लिए हर साल हम एक वैक्सीन लेते हैं, वैसे ही हो सकता है इस वायरस के लिए भी जरूरत पड़े। वो समय के साथ ही पता चलेगा। और जो भी मल्टीपल डोजेज, यानी कि एक साल में 2-3 बार लेने की शायद जरूरत ना पड़े, स्पेशली जब एक बार आप वैक्सीनेट हो गए हैं, तो फ्यूचर में मे बी हर साल एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। बट अगेन, जब तक ये हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ नमिता कौल जुड़ गई हैं। डॉक्टर नमिता कौल सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स वैशाली में। डॉक्टर, स्वागत है आपका नमिता जी। लगातार हम वैक्सीन पर बात कर रहे हैं, हमारी चर्चा काफ़ी आगे भी बढ़ गई। हम म्यूटेशन पर बात कर रहे थे। एक और सुझाव डॉक्टर त्रेहान की तरफ से अब आज आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आइडेंटिफाई किया जाए कि किस राज्य में वो खास इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है वायरस, तो खास तौर पर उस कंटेनमेंट जोन को बढ़ाकर वहाँ युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन पहुंचाया जाए, वैक्सीनेट किया जाए लोगों को। क्या यह संभव है? देखिए, हेल्थ केयर में जो वी हैव टू डिस्कस द स्ट्रैटेजीज, और ये बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी उन्होंने की है। वैक्सीनेशन करना तो इनफैक्ट मुझे लगता है एवरीवेयर करना चाहिए, और हॉटस्पॉट्स को सिलेक्ट करके जल्दी करवाना चाहिए। तो उससे हम प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से वैक्सीनेट करना तो करना पड़ेगा। जो हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, पहले एल्डरली एज ग्रुप, फिर मिडिल एज ग्रुप को टारगेट कर रहे थे, वही स्ट्रैटेजी से इतने बड़े देश को कवर किया जा सकता है। जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन डॉक्टर नमिता, एक खास तौर पर चिंता इस बीच लोगों की है कि इस बार के स्ट्रेन में बहुत बड़े स्तर पर ब्लड थिनर की जरूरत पड़ रही है। मतलब कि ये महसूस हो रहा है डॉक्टर्स को कि खून मोटा हो रहा है या फिर खून में चकते पड़ रहे हैं, जिन्हें हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्या ब्लड क्लॉटिंग का हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से कोई भी ताल्लुक है? बिल्कुल है। मैं एक्चुअली माई सेल्फ एम अ न्यूरोलॉजिस्ट। ये हमें कोविड के जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, उसके बारे में आपको बेटर बता पाऊंगी कि ये तो टिपिकल है कि कोविड पिछले साल से ही कि कोविड खून को गाढ़ा कर देता है और क्लॉट्स होने की संभावना हम अक्सर देखते हैं। जो ही कोविड सी ये सर्ज आती है, उसके बाद हमारे हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स के पेशेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं। लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि इसका सही समय पे अस्पताल पहुंचना, क्योंकि पोस्ट कोविड, इट्स नॉट जस्ट, एक तो ड्यूरिंग कोविड भी हमने देखा है कि स्ट्रोक्स, लार्ज आर्टरीज में ब्लॉक्स होने से, इसलिए ब्लड थिनर्स तो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है मैनेजमेंट का। एक ये भी कंफ्यूजन होता है जब वैक्सीन लगा रहे होते हैं लोग कि हम अपना ब्लड थिनर बंद कर दें, वो भी बहुत डिजास्ट्रस होता है। तो ब्लड थिनर्स तो क्रिटिकल है कोविड के साथ, चाहे वैक्सीन लगा रहे हो या कोविड इन्फेक्शन हुआ हो, उससे हम काफी हद तक हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स को रोक सकते हैं। बहुत जरूरी बात। दूसरा, मैं जी बोलिए। आई डोंट नो, मैं सॉरी मैं लेट पहुंची थी। नहीं, मैं चूंकि मुझे मौका मिला है तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, इस कोविड के आते आते जो आजकल ब्लैक फंगस का, आई डोंट नो इफ दिस डिस्कशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन दैट, उसका भी मैं चाहती हूँ आप, आई थिंक मीडिया इसको फैला रही है कि ब्लैक फंगस फैला हुआ है, और ये सही है क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि इतनी रेयर डिजीज है, तो अवेयरनेस आपके थ्रू। डॉक्टर क्लेयर,
अमेरिका, इजराइल से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं कि वहाँ मास्क की पाबंदी लगभग हटा दी गई है, कुछ पाबंदियों के साथ। सार्वजनिक जगहों में अगर आप जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, तो आप मास्क पहनिए, लेकिन वहाँ तो राष्ट्रपति ने खुद ही मास्क हटा दिया। पता नहीं ये तस्वीर हम कब देख पाएंगे अपने देश में। मेरा अपना विचार है कि जब हमारी 75% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी तो वो सिचुएशन इंडिया में भी आ जाएगी। लेकिन 75% रीचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, हमें टाइम चाहिए उसके लिए। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट पूरा अपना जोर लगा दे, हम मेडिकल फ्रेटर्निटी अपनी पूरा जोर लगा दे, अगर दिसंबर 31 तक भी हम अगर 70% वैक्सीनेट कर दें तो बहुत बड़ी जीत होगी इंडिया के लिए, बहुत बड़ी जीत होगी ये। जी नीरज जी, आपको लगता है कि ये संभव है दिसंबर तक? हालांकि सरकार ये कह रही है। बिल्कुल ये संभव है, लेकिन उससे सबसे पहले जरूरी ये है कि जो लोग हैं जो कोविड अप्रोप्रिएट वे में, बार बार हम यही कहते हैं कि वायरस हमारे शरीर में ही सरवाइव करेगा। तो अगर हम इसको अपने शरीर में अलाउ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन अपनी तरफ चलते रहता है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बिना इस वायरस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो वैक्सीनेशन चलते रहे, साथ में लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। एक बार जब केसेस खत्म हो जाएंगे तो ये अपने आप ये सिचुएशन आ जाएगा कि हमें मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी अगर ये इन्फेक्शन हमारे कम्युनिटी में रहा, और ऐसा कुछ नहीं है कि 70% होते ही हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, ये ऐसा सोचना भी गलत है। तो जब तक केसेस हैं हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ वैक्सीन से सिर्फ अभी काम नहीं चलने वाला। हमें कोशिश करनी है कि वायरस हमारे अंदर न रहे। दिक्कत, नमिता कौल हमारे साथ जुड़े हुई है लगातार। डॉक्टर नमिता, दिक्कत यह है कि अब वायरस पहुंच गया है देश के गाँव में, जहां पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, मास्क क्यों पहनना है, सैनिटाइजर क्या होता है, हाथ साबुन से हम क्यों धोएं, वहां लोगों को आपको जागरूक करना है। फिर आपको वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें हैं, जो डर है, उससे खत्म करना है, फिर वैक्सीन पहुंचाना है, और ऊपर से एक नया लगातार म्यूटेशन जिसकी वजह से ब्लैक फंगस, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें जीतनी है। ग्रामीण भारत कैसे जीते इसे? सबसे पहले मुझे लगता है मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहेगा अवेयरनेस, सही अवेयरनेस जागरूक करने में, कि जो मेजर पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने में, कि वैक्सीन खतरनाक नहीं है, वैक्सीन फायदेमंद है, कि हमें अप्रोप्रिएट, ये तो अवेयर में जगह जगह, जैसे हमने 2 बूंद जिंदगी के पोलियो के लिए हमने फैलाया था। मुझे लगता है जो इसमें है बॉलीवुड वगैरह के जो फेमस क्रिकेटर्स हैं, जिनका इफेक्ट मुझे लगता है डॉक्टर से ज्यादा उनका आता है, फॉर मासेस के लिए उनको रोप इन करना चाहिए, और ऐसे एडवर्टीजमेंट्स करने चाहिए जिसमें जो इमीडिएटली इम्पैक्ट करें, ताकि पॉपुलेशन इस चीज को एक्सेप्ट कर सके। जी, हमारे साथ लगातार आई स्पेशलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, और क्योंकि आंखों की भी कई दिक्कतें इस बार देखने को मिल रही हैं इस साल कोरोना में। मारवा जी, हम ग्रामीण भारत का जिक्र कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि गांव तक पहुंच गया है कोरोना, इसलिए हमें लड़ाई अब युद्ध स्तर पर लड़नी है। अभी तो हम लोगों को यही जागरूक नहीं कर पाए कि वैक्सीन कितनी जरूरी है, मास्क कितना जरूरी है, साफ हाथ कितने जरूरी हैं, आंखों को कैसे बचाएं, कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो कैसे रोकें, ये कैसे पहुंचाया जाएगा ग्रामीण भारत तक? मैम, जैसे आपने मैम ने भी बताया कि अवेयरनेस इज द की। तो ज्यादा हम जितना लोगों को हम अवेयर करेंगे कि अपनी आंखों का देखभाल रखना है और अवेयरनेस रखनी है, कि जैसे अब ब्लैक फंगस रिलेटेड सिम्टम्स हैं कि नोज में डिस्चार्ज आ रहा है या फेशियल नमनेस है, तो ये की सिम्टम्स हैं जो अपने को नजर में रखने हैं। कि अगर आंख की मूवमेंट में कोई दिक्कत हो रही है या आंख में बहुत ज्यादा सूजन हो रही है जिसकी वजह से देखने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत अपना, अगर आपका कोविड ठीक भी हो गया है और आप स्टेरॉइड्स पे हैं, तो आपको ये अपने जो नजदीकी आई सर्जन है उनको आपको दिखाना है। तो ये बार बार मीडिया भी जैसे अवेयर कर रही है, तो पेशेंट्स में भी अवेयरनेस आ रही है। तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है अवेयरनेस क्रिएट करने में। जैसे मैम ने बोला कि क्रिकेटर्स को भी रोप इन करना चाहिए फॉर मेकिंग सच अ काइंड ऑफ एन अवेयरनेस, तो वो अवेयरनेस आप लोगों से भी आ रही है। तो जैसा जैसा आप बार बार दिखाते हैं तो लोगों में ये अवेयरनेस बढ़ती है। तो हमारा काम है कि अवेयरनेस बताना कि कौन कौन से सिम्टम्स है जिसका हमें ध्यान रखना है, कि ब्लैक नोज से ब्लैक डिस्चार्ज आ रहा है, या एक साइड पे फेशियल नमनेस है, दांतों में पेन, या जो तालू होता है अपना मुंह का उसमें ब्लैक एशकर आना, या नाक पे काला पपड़ी जमना, वो सब म्यूकर माइकोसिस के मेन
साइंस हैं जो पेशेंट्स को नजर में रखते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। डॉक्टर नमिता, ब्लैक फंगस का जिक्र लगातार हो रहा है। आज एबीपी न्यूज ने खासतौर पर, इससे पहले भी ब्लैक फंगस पर विस्तार से चर्चा की। मैं चाहती हूं कि एक बार फिर से आसान भाषा में हमारे वो दर्शक जो कि ग्रामीण भारत में है, वो आप उनको बताएं कि ब्लैक फंगस क्या होता है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है कोविड से के दौरान भी और कोविड के बाद भी। सबसे पहले एक कोविड का पेशेंट जो रिकवर कर रहा है या रिकवरी के दौरान है, अगर उसको एक तरफा चेहरे या आंख के अराउंड इस वाले हिस्से का पेन है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर्स को, ग्रामीण डॉक्टर्स को भी अवेयर होना है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है, इमीडिएटली स्कैनिंग करनी है, इमीडिएटली साइनस को चेक करना है कि वहाँ कोई साइनसाइटिस तो नहीं है, फंगल साइनसाइटिस तो नहीं, क्योंकि इसका ये एक ट्रीटेबल बीमारी है अगर इसको टाइम पे पकड़े। अगर ये ब्रेन तक पहुंच जाए तो इसकी फेटेलिटी बहुत हाई होती है, 80%। इसीलिए ये सबसे पहले पहचानना। हम आजकल हर दिन में एक दो पेशेंट इस रेट पे ब्लैक, जो कि हम पहले सालों में एक पेशेंट देखते थे ब्लैक फंगस का, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में म्यूकोर कहते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस, जल्द से जल्द इसको पकड़ना, मतलब इसमें हम ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी करें तो चल जाएगा कि सही समय पे पकड़ में आ जाए। पेन, कोविड पेशेंट को पेन निग्लेक्ट नहीं करना है। फेशियल या हाफ हेड का एक तरफा पेन, इमीडिएटली गो टू डॉक्टर, इमीडिएटली साइनस का सीटी स्कैन। जी, दैट इज द की टू इट। डॉक्टर क्लेयर को मैं जोड़ूंगी यहाँ पर। डॉक्टर क्लेयर, एक साल पहले कोविड का जो एक वक्त था, जो आपको मुश्किल वक्त कोरोना का, अगर आप पॉजिटिव हो गए, निकालना होता था, वो 12 से 15 दिन होते थे। फिर आपको रिकवरी में, वीकनेस खत्म होने में 10 दिन और लगते थे। अब ये वक्त बढ़ गया है, अब पोस्ट कोविड इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो आपके हिसाब से एक प्रॉपर इंटरवल कितना होना चाहिए? 20 दिन, 24 दिन, जब आपको अपने ऊपर खास ख्याल रखना है कि आंख में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ऑक्सीजन आपको ठीक मिल रही नहीं मिल रही है, आपके हिसाब से मियाद कितनी बढ़ गई? ये जो डिफरेंस आया है मेरा ख्याल में, जो पहले कोरोना में और अभी कोरोना में, मेरा ख्याल ये इसका जो मेन कारण है कि जो कि कोरोना के वेरिएंट आए हैं, तो इसलिए जो डिज़ीज़ का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। डिज़ीज़ ज़्यादा, जो वायरस है ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आया है, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हुई है, और पहले जैसे यंग बंदों को नहीं हो रहा था अब हो रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो इसका वायरस का बिहेवियर, वायरस की नेचर बदली है। तो आपके आजकल क्या है कि अगर आपने, पहले होता था कि 12-13 दिन गुजर गए तो हम शांति से बैठ जाते थे, लेकिन अब जो सीन है वो टाइम बढ़ गया है, 1 हफ्ता कम से कम और बढ़ गया है। तो अब ये मैं कहूँगा कि 20 दिन अगर पेशेंट ठीक रहता है कोविड का, उसको कोई मेन कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, तो फिर बहुत लाइकलीहुड है कि उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। और ये जो पेशेंट को कोविड नेगेटिव भी हो गया अगर एक बार, तो उनको जो एहतियात है खान पीन का, और ज़्यादा जोर का काम नहीं करना, और बाहर नहीं निकलना, अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, मैं समझता हूँ कि कम से कम 1 महीने का ध्यान रखना पड़ेगा। 1 महीना, मतलब पॉजिटिव होने के 1 महीने तक आप नेगेटिव भी हो जाएं तो भी अपने आप को आपको घर के अंदर वैसे ही रखना है जैसे जितना आराम आप पॉजिटिव होने के दौरान दे रहे थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 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 जी। डॉक्टर नीरज, एक महत्वपूर्ण बात, हालांकि हमारे पास वो हालात ही नहीं है कि हम चूज करें कि हमको ये वैक्सीन लगा दो या हमको वो वैक्सीन चाहिए, लेकिन जिस तरह से मार्केट खुल रहा है, अब स्पुतनिक भी आ गई है मार्केट में, बहुत जल्द कुछ और वैक्सीन भी आ जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स कई राज्य दे रहे हैं। ये भी एक खास तरह का चलन है, खास तरह के वर्ग में हमारे देश में, कि कोवैक्सीन लगाएंगे, कोविशील्ड नहीं लगाएंगे, स्पुतनिक का इंतजार कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वाली नेजल वाली आ रही है जिसमें सिरिंज भी नहीं लगेगा। तो ये मैं चाहती हूँ नीरज जी, आप बताएं लोगों को कि इस समय ये वक्त नहीं है कि आप चूज करें कि मैं कौन सी वैक्सीन लगाऊंगी। वैक्सीन कोई कपड़ा नहीं है जो आप पर कितना जचेगा, कोई भी लगाएंगे तो वो बराबर असर करेगा। बिल्कुल, इस पेंडेमिक के सिचुएशन में लोगों को चूजी होने का कोई मतलब नहीं है कि कौन सा वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, सेफ्टी कितनी है, ये अभी के लिए उनकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सबको समझने की जरूरत है, सिर्फ वैक्सीन होना ही, वैक्सीन कंट्री में 3 है, इससे ये पेंडेमिक खत्म नहीं होगा, वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आप वो परफेक्ट वैक्सीन का इंतजार करेंगे, हो सकता है आपके लिए बहुत लेट हो चुकी होगा। हमेशा याद रखिए, कोविड-19 जानलेवा है, इससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन जो वैक्सीन अवेलेबल है वो आपकी जान बचाती है और उससे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो मैं यही कहूंगा कि
बिना देर किए हुए कि कौन सा वैक्सीन लगाना है, जो भी वैक्सीन आपके सेंटर पे अवेलेबल है, जिसका भी टाइम आपको मिल रहा है, आप आगे आकर उस वैक्सीन को लगवाएं। जी, इसके अलावा हम लगातार वैक्सीन की बात कर रहे हैं डॉक्टर मारवा, हालांकि क्योंकि आप दो चीज जी कहें डॉक्टर क्लेयर कहें। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ वैक्सीनेशन के बारे में। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी पहले कि कोविशील्ड के बाद कोई जो ब्लड क्लॉटिंग होती है तो लोग डर गए थे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लॉटिंग के इंसिडेंट्स हैं आफ्टर कोविशील्ड ये बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम है, और उससे कोई हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वैक्सीन के बाद पर्टिकुलरली कोविशील्ड बाद आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है फॉर एग्जांपल, या हेडेक जो है उल्टी आ रही है या हेडेक आ रही है, तो ये हो सकता है कि उस वक्त जो हमारे ब्रेन के साइनस हैं कि उसमें कोई क्लॉट ना बने। लेकिन ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन इसका इंसिडेंस बहुत ही कम है, तो उसमें हमें कोई डर नहीं चाहिए। कोई भी वैक्सीन जो अवेलेबल है लगवाना चाहिए। और दूसरा, जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी अगर हार्ट की, अगर बाईपास हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुई है या आपका वेल्व डला हुआ है, तो सारे के सारे को वैक्सीन लगाना है और कोई दवाई बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो पेशेंट ब्लड थिनर पे हैं, एस्प्रिन मिल रही है, जहाँ उनको एंटीकोआगुलेशन मिल रहा है, तो उनको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डर नहीं है उसमें। ठीक है, डॉक्टर मारवा लगातार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर मारवा, दलील दी गई कि भाई कोविशील्ड की मियाद बढ़ाई गई वैज्ञानिक आधार पर, ठीक है, उसकी पुष्टि एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर ने भी की कि ये तार्किक कदम है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जितना बड़ा है उसका कोई अच्छा ही असर होगा। लेकिन ऐसा क्यों कि ब्रिटेन ने उसके बाद मियाद घटा दी? अंतर आपने देखा, ब्रिटेन ने 8 हफ्ते का कर दिया है। मैम, अगर आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने ऑलरेडी अपनी जितनी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर दिया है। तो जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं जो लंदन में हैं, तो वहां पे ऑलरेडी जो मेन पॉपुलेशन है उनकी, जो 18 अबव वाली पॉपुलेशन है, वो मोस्ट ऑफ देम वैक्सीनेट हो गई है। जब वैक्सीनेशन के 2 डोजेज अब जहाँ जिस कंट्री के ऑलमोस्ट काफी हो गए हैं, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट भी कम कर लेंगे, और जैसे जैसे मार्केट खुलेंगी तो हो सकता है कि वो और भी वैक्सीन निर्यात कर रहे हों, या ये पॉसिबिलिटी भी है। तो ये सिर्फ कहना कि वहां उन्होंने उसको यूज करना कम कर दिया है विल नॉट बी राइट, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी काफी पॉपुलेशन को वैक्सीन 2 डोजेज लग चुकी हैं। बिल्कुल डॉक्टर मारवा, मैं जानबूझकर इस तरह के सवाल कर रही हूँ क्योंकि ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया में तैरते हैं और फिर अफवाह का बाजार गर्म होता है और लोग भ्रमित होते हैं। डॉक्टर नमिता लगातार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर नमिता, ये भी एक बात चल रही है वैक्सीन को लेकर कि पहली डोज जैसे ही आप लेंगे आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी और आप मोस्ट वनरेबल हो जाएंगे कोरोना के लिए, मतलब कि आप एक्सपोज होंगे तो तुरंत कोरोना आपको अटैक करेगा और आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। प्लीज बताएं इस पर कुछ। वैक्सीन के बाद जो कोरोना का डर है वो वैक्सीन सेंटर पे कोरोना होने का ज्यादा डर है रादर देन वैक्सीन से कोरोना होने का डर है। ओके, तो आई थिंक इट इज मोर कि वहां पे आप सेफ्टी ने कहे सेंटर पे जाके आपका हुआ हो एक्सपोजर, उससे ज्यादा चांस है। ऐसा कोई वो एविडेंस नहीं है कि उसके बाद कोरोना, एक फर्स्ट डोज के बाद कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज जी। डॉक्टर नमिता, दिस इज नॉट एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। जी डॉक्टर नमिता, एक और सवाल, अगर कोई पहला डोज लेने के बाद पॉजिटिव हो जाता है, वो दूसरा डोज कब तक ले? क्या उसके लिए दूसरा डोज जरूरी है क्योंकि उसके बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, तो उसके लिए दूसरा डोज लेना जरूरी है तो कब? दूसरा डोज बिल्कुल लेना जरूरी है, लेकिन इसके गाइडलाइंस पहले इंटरनेशनली आई थी CDC में कि 4 वीक्स के बाद ले सकते हैं और WHO ने इसको 90 डेज का टाइम दिया गया था। बट लेटेस्ट हमारी गवर्नमेंट ने बिकॉज थोड़ा सा समय बढ़ा दिया है, अब तो 6 महीने का कर दिया है कि आफ्टर कोविड इतने समय के बाद वैक्सीन दिया जा सकता है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार के हिसाब से 6 महीने तक आप दूसरी डोज ले सकती हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम आपके हिसाब से 3 महीने होगा, 1 महीने होगा, आपके हिसाब से कितना टाइम आपको लगता है? 3 महीने का, क्योंकि कोविड से भी जो एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो 3 महीने इज एन अप्रोप्रिएट टाइम। जी डॉक्टर क्लेयर, ऐसा क्यों कि हम कोविड की पॉजिटिव होने के बाद जो एंटीबॉडी है उसको लेकर कोई खास तौर पर डेटा दुनिया भर में अब तक कोई आया नहीं? कोई कहता है एंटीबॉडी 90 दिन रहती है, कोई कहता है 3 महीने रहती है, कोई कहता है, कई लोग तो ऐसे सीरो सर्वे में आए जिनकी एंटीबॉडी मिली ही नहीं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, बनी ही नहीं एंटीबॉडी।
देखिए देखो, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हम लोग सारे के सारे कोरोना के बारे में और सीखते जा रहे हैं। हमें पहले कुछ नहीं पता था, जब कोरोना आया उसके बाद कुछ हमें इन्फॉर्मेशन हुई, अब स्टडीज़ आ रही हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जा रही है। लेकिन ऑन एन एवरेज जितना भी काम हुआ है ये है कि कोरोना होने के बाद 6 महीने के लिए आपकी सेफ्टी है। ये ज़रूर है कि कुछ लोगों में इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ हैं कम बनते हैं, कुछ लोगों में ज़्यादा बनते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में एंटीबॉडीज बनती हैं और वो सिग्निफिकेंटली आपको बचाएंगी कम से कम 6 महीने के लिए। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही, लेकिन फिर यहाँ पे जी जोड़िए नमिता जी। यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि हमें ये समझना है, जो लोगों को मिथ है एंटीबॉडीज इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ इम्यूनिटी। कोरोना से बचने के लिए हमारे इम्यूनिटी की और भी टी सेल इम्यूनिटी होती है, बाकी इम्यूनिटी के पैरामीटर्स जो कि हम इन एंटीबॉडीज में नहीं टेस्ट होते, और एंटीबॉडीज सब तरह की इम्यूनिटी को चेक नहीं कर पाती है। तो इसीलिए ये इस पे नहीं जाना है कि यही इसी के बेसिस पे इम्यूनिटी है। तभी कहीं पे भी इंटरनेशनल रेकमेंड नहीं किया कि एंटीबॉडीज को यूज किया जाए तो चेक कि हाँ जी आपकी इम्यूनिटी बन गई है। जी चलिए, डॉक्टर मारवा भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर मारवा, अब हमने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिए हैं। बात यह है कि हम 18+ के नागरिकों को अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं कर पाए हैं। 45+ वाले अपनी दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वैक्सीन नहीं है। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण भारत में 60+ के भी नागरिकों के जिनको शायद अब तक डोज नहीं लगी होगी। क्या हम इतने तैयार हैं, हमारे पास इतनी डोजेस भी नहीं है कि हमने बच्चों को के लिए ट्रायल शुरू कर दिए? दूसरा, दुनिया भर में जो बच्चों के ट्रायल्स हुए हैं उसमें देखा गया कि 100% उनमें एक तरह से रिकवरी देखी गई और 100% रिजल्ट्स देखे गए। बच्चे तो वैसे भी कम संक्रमित हो रहे हैं। क्या ये सही वक्त था बच्चों के ट्रायल्स शुरू करने का? मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी अभी केसेस इस बार जो सेकेंड वेव आई है, ये थर्ड म्यूटेंट वाला जो कोविड का स्ट्रेन है कोविड-19 का, इससे काफी यंगर पॉपुलेशन भी इफेक्ट हुई है। तो इवन ये स्पेकुलेट कर रहे हैं लोग कि जो थर्ड वेव आएगी उसमें 12 इयर्स एंड अबव में भी इफेक्ट होने का चांस है। आई एम नॉट सेइंग कि वो होगा, बट हमें उस डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा क्योंकि वायरस म्यूटेशंस भी हो रही हैं। एंड अगर 12 साल से ऊपर बच्चों को हम लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली सेफ्टी मेजर्स एंड वो सब गवर्नमेंट मॉनिटर उसको करेगी। एंड डेफिनेटली कुछ सोच समझ के ही सरकार ने कदम उठाया होगा। बट ये थर्ड वेव में काफी स्पेकुलेशन है इस चीज को लेके कि इफेक्शन यंगर पॉपुलेशन में भी देखा जा रहा है। अभी इतना 20+, 30+ पेशेंट्स में हमने देखा कि कोविड ने कितना घातक रूप ले लिया था। तो इसी सवाल को क्लेयर साहब मैं आपके पास लाती हूँ। अब तो ट्रायल शुरू हुए हैं बच्चों पे और थर्ड वेव के लिए कहा जा रहा है कि 2, 2.5, 3 महीने बाद आ सकती है, अगस्त के आसपास। क्या हमारी छोटी आबादी, हमारे बच्चे इस थर्ड वेव के अगर चपेट में आते हैं, हमारे पास क्या तरीका है उनको बचाने का? वैक्सीन तो है नहीं। बहुत मुश्किल सवाल है और इसका कोई आसान आंसर नहीं है। अगर हमने बच्चों को बचाना है या यंगर जनरेशन को बचाना है तो यंगर जनरेशन को भी बहुत हमें ये सावधानी जो बरतने के लिए कहना है। बच्चे कई बार सुनते नहीं हैं, वो फॉलो नहीं करते जो कोविड बिहेवियर है, तो हमें कोविड बिहेवियर पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देनी है। बाकी रही वैक्सीनेशन की बात, अभी शायद अभी इंडिया में पता नहीं कोई ट्रायल कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन ट्रायल में तो इतना वैक्सीन 1000, 2000, 3000 लोगों को ही यूज़ होता है। लेकिन अभी कोई गवर्नमेंट की कोई रिकमेंडेशन नहीं आई कि 18 के नीचे हम यूज़ करेंगे। अभी तो 18 ईयर्स एंड प्लस की ही रिकमेंडेशन है, लेकिन हमें बच्चों को भी वैक्सीनेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें टाइम है। बिल्कुल, अब बहुत वक्त लगेगा। अभी तो ट्रायल शुरू हुआ है, वो भी सूत्रों के हवाले से ही खबर है। अभी ट्रायल शुरू हुआ है, बड़े स्तर पर ट्रायल होगा। क्या बच्चों तक तीसरी वेव अगर पहुंचती है अपने प्रकोप के साथ, हम वैक्सीन पहुंचा पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप जुड़े हमारे साथ। और अच्छी बात यह है कि आप सभी अपने गुण में माहिर हैं और अपने अपनी फील्ड से आपने आसान भाषा में हमारे दर्शकों को न सिर्फ वैक्सीनेशन को लेकर बल्कि कोविड से कैसे बचाव करें उसको लेकर जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आप सभी। बड़ी खबर ओडिशा से आ रही है। यहाँ सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के निपटने के लिए अभी से हाई लेवल कमेटी बना दी है, जिसकी अगुवाई पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी करेंगे। कमेटी के डॉक्टर देवी शेट्टी और रमाकांत पांडा भी उन्हें शामिल किया गया है। बता दें आपको, नवीन पटनायक सरकार उन कुछ चुनिंदा राज्य सरकारों में से एक है जिन्होंने कोविड की दूसरी लहर की
में वक्त से पहले काम किया और अपने नागरिकों को इसके प्रकोप से बचाया। हालांकि ओडिशा में भी मामले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है, मरने वालों की संख्या है, बाकी राज्यों की तुलना में कम है।